नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अ ब्राउजर। मतलब आज हम लोग ब्राउजर के बारे में समझने वाले हैं। जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इसका जो न्यू सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो यहां पर लिखा है ब्राउजर, इसका सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो ब्राउजर होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हम लोग जो यूज करते हैं मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर वह है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर का हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग किस लिए करते हैं? जब भी हमें किसी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो इसका जो सर्च बार होता है उसमें हम टाइप करके सर्च कर देते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। या किसी वेबसाइट का एड्रेस है तो उसको डालकर हम उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्राउजर के बारे में हमें सारी जानकारी है, हम इसका यूज करना भी जानते हैं, लेकिन जब बात एग्जाम की आती है, खासकर थ्योरी एग्जाम की, यदि उसमें ऐसा पूछ दिया जाता है कि ब्राउजर को एक्सप्लेन करिए, उसके बारे में कुछ लिखिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या लिखें और कैसे लिखना है। तो ये जो लेक्चर है बिल्कुल थ्योरी एग्जाम के पर्पज से यहां मैं एक एक वर्ड को समझाने वाला हूं विथ प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें ब्राउजर के बारे में कैसे लिखना है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, वह मैं समझा देता हूं। तो जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको मैं समझा रहा हूं पढ़कर, इंग्लिश में लिखा है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। लिखा है ब्राउजर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो हम जानते हैं जब हम डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से क्या एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड करते हैं क्रोम ब्राउजर को। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्या लिखा। ब्राउजर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब एक एप्लीकेशन है तो जिसमें प्रोग्रामिंग पूरी तरह रहती है और जो क्या करता है वेब पेजों के रूप में उपलब्ध वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW, ये क्या होता है WWW की बात कर रहा है, से जानकारी खोजता है। हम जो उसमें एड्रेस डालते हैं, जैसे मान लो हमने कोई किसी यूनिवर्सिटी का नाम डाला तो ये क्या करता है, कहां ले जाता है उसको, सीधा जो पेज है वर्ल्ड वाइड वेब का जिसमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है उसके पास सीधा ले जाता है और वहां इसकी जानकारी खोजता है और प्राप्त करता है, वहां से जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसको लेकर क्या करता है, इसे क्लाइंट की मशीन पर प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर या फिर उपयोगकर्ता एजेंट भी कहा जाता है। उम्मीद है कैसे डिफाइन किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन विथ प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ आज अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है, ये लैपटॉप इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा मशीन। तो ये हमारी क्या है, मशीन है। इस पर ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है। अब हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि कैसे क्या क्या आता है इसमें, मैं दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का सर्च इंजन बोल सकते हैं या गूगल क्रोम होता है। हमने ओपन करके बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। यहां पर हमने मान लो किसी, जैसे यहां पर देखा RGPV लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का नाम, उसको मैंने सर्च कर दिया। अब सर्च करते ही आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखें। यहां पर क्या लिखा, HTTP। सबसे पहले क्या लिखा आएगा वेबसाइट में, HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मैंने यहां पर RGPV डिप्लोमा लिखा सर्च बार में, क्या लिखा, RGPV डिप्लोमा। यह HTTP क्या करता है, इसको ले जाकर सीधा कहां ले जाता है, जो WWW पेज है उस पर ले जाता है। क्या है, WWW वाले पेज पर ले जाता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। उस पेज पर क्या करता है, जैसे मैंने ये RGPV डिप्लोमा को सर्च किया है तो ये इसको ले गया, कौन ले गया, HTTP ले गया और वहां पर उसने RGPV डिप्लोमा को छोड़ दिया
वहां पर इसकी खोज होगी, खोज होने के बाद वह इसको प्राप्त करता है, इसकी जानकारी फिर से आके कहां पर, जहां पर मैंने सर्च किया यहां पर ये डिस्प्ले कर देता पूरा। खोजा कहां से, www वाले पेज से, और फिर से कहां, हमारी जो मशीन है, जो लैपटॉप की जो स्क्रीन दिख रही है, इस पर डिस्प्ले करा दिया। ये फंक्शन होता है HTTP का। और www मतलब वही वर्ल्ड वाइड पेज, इस पर सारी जानकारी उपलब्ध है। जहां से खोज करने के लिए कौन जाता है, HTTP जाता है, जिसका फुल फॉर्म हमने बता दिया है, www का भी फुल फॉर्म बता दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये जो ब्राउजर है कैसे सर्च करता है। अब डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर होते हैं, उनके हमें नाम भी पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, और उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी हासिल करेंगे गूगल क्रोम की, जिसका हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, सभी ने देखा हुआ है। इसके बारे में जानकारी में जो लिखना है वो मैंने स्क्रीन पे बता दिया है। यह क्या है, गूगल द्वारा विकसित सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला और बिल्कुल नॉर्मली उपयोग किया जाने वाला, सरल तरीके से उपयोग किया जाने वाला सेफ ब्राउजर है। सेफ ब्राउजर मतलब कोई भी वायरस अटैक भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, यह क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, जिसे सबसे पहले 2008 में माइक्रोसॉफ्ट के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया था। तो इस लाइन को आप बिल्कुल याद रखें कि कब रिलीज किया गया था और किसने किया था, किस लिए किया था, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। यह ब्राउजर अब गूगल के मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से, मतलब मुफ्त जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं उनमें से इसका नाम आता है। प्रोजेक्ट क्रोमियम पर आधारित एक मालिकाना क्रीवियर है। इसकी गति और सुरक्षा क्षमताओं के कारण इसका व्यापक रूप से उपयोग किया था। मतलब जो इसकी स्पीड है और जो हमें ये सेफ ब्राउजर है, मतलब जो वायरस है उनसे बचाता है, उनके मामले में ये सबसे सेफ ब्राउजर है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है आप क्रोम के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप इंग्लिश, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर थ्योरी लेकर आया हूँ, तो आप इसको लिख सकें। लेकिन पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और इसको फिर आपको लिखना भी सीख जाएंगे। अब चलते हैं, समझते हैं सेकेंड टाइप का। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। कुछ इस तरह का ये सिंबल होता है, आप पहचान गए होंगे, क्योंकि आजकल के जो मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल आ रहा है, उनमें इनबिल्ट आ रहा है, मतलब पहले से आ रहा है, इसको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मोबाइल आ रहा है उनमें इनबिल्ट आ रहा है। तो इसके बारे में अब हमें कैसे लिखना है, क्योंकि यूज तो सबका एक जैसा है, लेकिन इसके बारे में जानकारी क्या देना वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। क्या है, यह एड्रेस बार के अंदर वॉइस कंट्रोल, सर्चिंग कार्यक्षमता और सर्च से संबंधित गतिशील सामग्री प्रदान करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत है। मतलब जो इसके बारे में जानकारी दे रहा है किस तरह का ब्राउजर है ना, कि जो इसकी सर्चिंग क्षमता है वह कैसी, बहुत अच्छी है, फास्ट है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, बिल्कुल इनबिल्ट वहीं पर आ रहा है। जो भी हम इसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सर्चिंग की क्षमता वाले, उन सब के साथ ये इनबिल्ट है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था सबसे पहले कब, 2015 में इसे मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के लिए जारी किया गया था। मतलब मालिकाना मतलब समझते होंगे आप, जो किसी के द्वारा जिस पर हक हो किसी का, तो इस पर माइक्रोसॉफ्ट का हक है। और इसके अंदर जो नया फीचर आया था वो क्या था, तो बिल्कुल यहां पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग अ वॉइस कंट्रोल सर्चिंग। क्या है, वॉइस से मतलब जो हम सर्च करते हैं ना बोलकर, उस जैसा फीचर जो इसके अंदर पहली बार आया था। तो उम्मीद है इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स। तो ये मोजिला फायरफॉक्स है, वो उसका जो लोगो है कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, आप समझ जाएंगे ये कौन सा ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स। अब मोजिला फायरफॉक्स की क्या विशेषताएं हैं, तो नॉर्मली क्रोम ब्राउजर में जो विशेषताएं होती हैं वो इसके अंदर भी है। जैसे लिखा है, यह मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायता कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। ये एक मुक्त और ओपन सोर्स ब्राउजर है। तो मुक्त और ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा था, क्रोम ब्राउजर भी था, लेकिन इसको किसने विकसित किया था, मोजिला फाउंडेशन ने। अब इसके अंदर ये कब विकसित किया गया था,
सितंबर 2002 में रिलीज किया गया था। अन्य ब्राउजर की तुलना में फायरफॉक्स अपने उपयोगकर्ताओं को उनके ब्राउजर अनुभव और कार्य क्षमता को अनुकूलित करने के लिए इसमें दो फीचर्स दिए गए थे। एक के लिए एक्सटेंशन और एड ऑन की एक व्यापक लाइब्रेरी प्रदान करता है। मतलब उन सब की ब्राउजर की तुलना में ये दो चीजें एड ऑन की थी इसने 2002 में, एक्सटेंशन और एड ऑन की एक लाइब्रेरी लॉन्च की थी जिसमें हम लोग किसी को एड ऑन कर सकते हैं और एक्सटेंशन के लिए उसमें सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ओपेरा ब्राउजर। इसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इससे आप पहचान जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग मोबाइलों में करते हैं, क्योंकि हमने देखा है लैपटॉप वगैरह में कम ही यूज इसका करते हैं। अब इसकी क्या खासियत है ये मैं समझा देता हूँ। यह क्या है, ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया, मतलब ओपेरा के द्वारा ये विकसित किया गया था, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। एक मल्टी प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। इसे शुरू अब में जो अप्रैल है 1995 में रिलीज किया गया था। यह मोबाइल डिवाइस के लिए भी उपलब्ध है। मोबाइल डिवाइस के लिए दो तरह से उपलब्ध है। इन मोबाइल संस्करणों को ओपेरा मिनी और ओपेरा मोबाइल के नाम से जाना जाता है। मतलब दो वैरायटी में उपलब्ध है। पहला क्या हो गया, ओपेरा मिनी और ओपेरा मोबाइल। अब इसके अंदर जो खासियत है वो लिखा हुआ है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित प्लेटफॉर्म के साथ ओपेरा ब्राउजर स्टार्ट पेज पर एक व्यक्तिगत समाचार फीड का भी समर्थन करता है। मतलब जो न्यूज फीड है उसका भी ये समर्थन करता है और एआई बेस्ड है। तो उम्मीद है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सफारी ब्राउजर। क्या है सफारी? सफारी ब्राउजर है, जो ब्राउजर है उसका लोगो कुछ इस तरह का होता है जो आपको सामने दिख रहा है। इसकी विशेषताएं देखें तो यह ब्राउजर किसके लिए लॉन्च किया गया था? एप्पल के लिए लॉन्च किया था। किसके लिए? एप्पल के लिए। एप्पल के लिए लॉन्च किया गया था। यह पूर्ण रूप से ओपन सोर्स ब्राउजर नहीं, मतलब पूरी तरह ये फ्री नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ना ही ओपन सोर्स है कि सभी के लिए उपलब्ध हो। इससे शुरू से जानकारी इस जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया था और किस लिए? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक भाग के रूप में इसको रिलीज किया गया था। तो उम्मीद है ये सफारी ब्राउजर है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई होगी। आप क्या जितने भी ब्राउजर हमने समझे हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इतने एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में, अभी इसी टॉपिक के अंदर, कि इन सब ब्राउजर में कौन से कॉमन फीचर्स हैं कि सभी में एक जैसे फीचर्स आते हैं, सभी वो एक जैसा काम करते हैं। तो उन फीचर्स को भी समझना जरूरी है, तो आगे उनको समझते हैं। तो कॉमन फीचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुक मार्किंग की। किसकी? बुक मार्किंग की। बुक मार्किंग एक ऐसा फीचर्स है जो सभी ब्राउजर में आपको मिलेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं और आपको ऐसा विश्वास है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इसी तरह जैसा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और जो नोट्स है वो मैं एबी क्लास एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा कि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब बुक मार्किंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है उसको तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन कॉमन में बता देता हूं कि क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर हमें डेली काम करना है, लेकिन हम उस वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि उसका जो एड्रेस है, जिसे हम लिंक बोलते हैं, वह ऐसी जगह सेव हो जाए उस ब्राउजर के अंदर कि हम आए, सीधा उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाए। या कुछ ऐसी वेबसाइट जिन्हें हम भूल जाते हैं बार बार। हो सकता है उसको आज हमने यूज किया और महीनों बाद काम पड़ने वाला है, तो उसको हम बुक मार्क करके रख सकते हैं, जिससे उसको हमें याद आ जाए उसका क्या, उसकी एड्रेस, या बोल सकते हैं उसकी यूआरएल, वेबसाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में हमें लिखना कैसे है, यूज तो समझ में आ गया। लिखा है यह भविष्य में पुनर्प्राप्ति के लिए, मतलब फिर से यूज करने के लिए, याद रखें, लिखा फिर से यूज करने के लिए। यूआरआई क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर, तो ये इसका यूआरआई का फुल फॉर्म होता है। को संग्रहित करने की प्रक्रिया है, मतलब उसको सेव करने की प्रक्रिया है। यूआरआई एक किसी वेबसाइट का जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं, उसको सेव करने की क्या एक प्रोसेस है, बुक मार्किंग।
इस सुविधा के साथ उपयोगकर्ता अपने ब्राउजर सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर है तो उसमें हम लोग बुकमार्क कर लेते हैं, अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों के वेब पते संग्रहित और प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जैसे मैंने बताया जिनको हम रोज डेली देखना है या आगे हमें अचानक जरूरत पड़ सकती है लेकिन हम भूल जाएंगे, इसलिए उसको हम बुकमार्क कर सकते हैं। इन वेब पतों को अगली बार एड्रेस बार में अपना URI दिए बिना, मतलब उसको जो एड्रेस हम लोग देते हैं बार बार सर्च करते हैं उसको दिए बिना उसको एक्सेस किया जा सकता है। मतलब सिर्फ हमें उसी पे क्लिक करना जहां पर भी बुकमार्क में देखेंगे और एक्सेस कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में पसंदीदा कहा जाता है। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, हमें इससे बार बार काम पड़ता है, हमें इसको सेव करके रखना है जिससे बार बार इसको ओपन कर सकें। तो हमें ऊपर कॉर्नर में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इस 3 बिंदु पे हम क्लिक करेंगे और फिर जो भी विंडो यहाँ पर ओपन होगी उसमें हम नीचे की ओर आएंगे तो बुकमार्क लिस्ट लिखा है। क्या लिखा? बुकमार्क लिस्ट। इस पर आप जैसे ही कर्सर घुमाएंगे तो ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा बुकमार्क दिस टैब। क्या लिखा? बुकमार्क दिस टैब। इस पर हमें क्लिक करना है तो ऐसा उसका एड्रेस आपको दिख जाएगा, बुकमार्क बार लिखा हुआ है, हमें यहाँ डन पर क्लिक कर देना। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद ऊपर यहाँ पर बहुत सारे बुकमार्क करके हमने रखे हैं, इसी तरह यहीं कहीं दिखेगा। और भी बहुत सारे बुकमार्क हैं तो हमें क्या करना, ऑल बुकमार्क यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे और हमें जो भी यहाँ पर ओपन है या फिर जो डबल एरो बना है इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे दिख जाएंगे और जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वह वहां पर ओपन हो जाएगा। उम्मीद है बुकमार्क कैसे करते हैं, कैसे यूज करना है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डाउनलोड मैनेजमेंट। अब डाउनलोड सभी लोग जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई PDF हो, कोई वीडियो हो, इस तरह की क्या होती है जो भी हमें जरूरत है उनको डाउनलोड करते रहते हैं हम क्रोम ब्राउजर के थ्रू सर्च करके। तो ये क्या होता है, ये जो है डाउनलोड मैनेजमेंट, ये वहां पर क्या करता है, सभी फाइलों को स्टोर करके रखता है। डेट वाइज भी कर सकता है, ओल्ड और न्यू वाइज भी ये स्टोर कर सकता है। इसको सर्च करने की की वगैरह यहाँ पर दी गई है, उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कहां पर दिखता है, कैसा दिखता है, ये मैं अभी समझा देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा Ctrl+J शॉर्ट की है, लेकिन इसकी थोड़ी थ्योरी में समझा देता हूँ। क्या लिखा है, यह है ब्राउजर के लिए एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टूल है। इनबिल्ट मतलब यह है उसमें इनबिल्ट आता है, हमें फिर से डाउनलोड वगैरह इसमें नहीं करना पड़ता, ना ही कोई सॉफ्टवेयर अलग से इसको डाउनलोड करना है। इनबिल्ट मतलब सीधा हमारे ब्राउजर में आता ही है, जो उपयोगकर्ताओं को सभी डाउनलोड की गई फाइलों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, मतलब उसको सेव करने की अनुमति देता है। यह फाइलों को कालक्रमबद्ध क्रम में प्रदर्शित करता है, मतलब उनको क्रम से, सीरियल से, कि डेट वाइज हो सकते हैं, न्यू और ओल्ड वाइज भी हो सकते हैं और करंट पेज वाइज भी हो सकते हैं। हमें उनके नाम से फाइलों को खोजने की सुविधा भी देता है, मतलब ऊपर सर्च बार भी होता है जिसमें कोई फाइल मतलब बहुत पुरानी है, बहुत सारी डाउनलोड है, तो उसको सर्च करके हम सीधा निकाल सकते हैं। हमें शो इन फोल्डर या फिर ओपन कनेक्टिविटी फोल्डर विकल्प द्वारा इस फोल्डर को भी ब्राउजर कर सकते हैं, मतलब उसको सर्च करते हैं, जहां पर है वास्तव में संग्रहित है उस फाइल को खोज सकता है। तो देख लेते हैं कि किस तरह का ये दिखता है, कहां पर रहता है। तो यहीं जहां पर ऊपर जो 3 बिंदु बने हुए हैं इन्हीं पर हमें क्लिक करना, फिर से एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखा डाउनलोड लिखा है, ये डाउनलोड लिखा है, इस पर हमें क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो फाइलें आपने डाउनलोड की वो यहाँ पर दिख जाएंगी। देखो सर्च बार किया है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है सर्च डाउनलोड हिस्ट्री लिखा, और जैसे टुडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, सर्च डेट लिखी हुई है, मतलब ऐसे हम ढूंढ सकते हैं, नहीं तो सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसा उसमें लिखा था थ्योरी में कि क्रमबद्ध रूप से ये अरेंज रहते हैं और इसमें हम सर्च भी कर सकते हैं अगर कोई डाउनलोड फाइल है। तो उम्मीद है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पासवर्ड मैनेजमेंट। अब पासवर्ड की हमें कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन पर हमें पहुंचना होता है, उनके लिए उन्हें ओपन करने के लिए या प्राइवेसी रखना पड़ता है उनके लिए, वहां पर हम पासवर्ड को की भी ये सुविधा प्रदान करता है। जैसे जीमेल, अगर जीमेल हम अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं तो उस जीमेल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। मतलब ये क्या करता है, हमें ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि उसको प्राइवेट कर सके, कि अगर हमने जीमेल खोला तो उसके लिए हम प्राइवेट अपनी आईडी और पासवर्ड से ओपन करें, उसको हमें लॉगिन बोलते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सुविधा भी देता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये लिखा हुआ है। ब्राउजर उन वेबसाइटों की उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड संग्रहित करने की सुविधा देता है, मतलब उनको यूज करने की सुविधा देता है, स्टोर करने की, सेव करने की सुविधा देता है, क्योंकि उनको एक बार सेव भी कर सकते हैं तो बार बार यूज ना करना पड़े, प्रदान करते हैं। जिनके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया फेसबुक है,
जीमेल है, इस गोपनीय जानकारी को कंप्यूटर के अन्य उपयोगकर्ताओं से सुरक्षित रखने के लिए भी मास्टर पासवर्ड की कार्यक्षमता को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद है आप इसके बारे में भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट है टैब्ड ब्राउजिंग और है ब्राउजिंग हिस्ट्री। दोनों को समझेंगे, दोनों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं समझा दूंगा। ये लिखा है, यह उपयोगकर्ता को अलग अलग टैब विंडो पर एक साथ अलग अलग वेबसाइट ब्राउजर करने की अनुमति देता है। ये सभी टैब एक ही वेब ब्राउजर विंडो में रहते हैं। मतलब एक ही जो हमारा जो कोई ब्राउजर खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, तो उसमें अलग अलग टैब करके हम बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। और मैं बता देता हूं। फिर ब्राउजर हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री हम जानते हैं, जो भी हम सर्च वगैरह करते रहते हैं वह सेव होती रहती है, उसे बोलते हैं हम ब्राउजर हिस्ट्री। जैसे यहां लिखा, ब्राउजर अपने उपयोगकर्ता द्वारा देखे गए सभी वेब पेजों को संबंधित डेटा जैसे पेज शीर्षक, विजिट का समय आदि के साथ संग्रहित कर सकता है, उसको सेव करता है, ताकि उपयोगकर्ता जरूरत पड़ने पर उन वेब पेजों पर फिर से जा सके। ऐसा सारा डेटा ब्राउजर पर स्थानीय रूप से संग्रहित होता है। दोनों को मैं समझा देता हूं। सबसे पहले सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, गूगल लिखा हुआ है, एक क्रॉस बना हुआ, उसके बगल में प्लस बना हुआ है। क्या है प्लस? तो ये होता है न्यू टैब। क्या बोलते हैं इसको? न्यू टैब। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई। ऐसे हम इसमें बहुत सारे टैब खोल सकते हैं। अब मान लो हमने 2 वेबसाइट ओपन कर ली, तीसरी की हमें जरूरत है, तो फिर से हम प्लस पे ओपन क्लिक कर देंगे तो तीसरी खुल जाएगी। ये क्या हो रही है? टैब्ड विंडो, मतलब न्यू टैब खुल रहा है। ये लिखा है न्यू टैब। ऐसे हमें और ओपन करना तो फिर से क्लिक कर देंगे, तो ये होता है न्यू टैब, जिसका मतलब होता है एक ही ब्राउजर पर, एक ही हमें पेज पर बहुत सारी वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। तो जिनको हमें क्या करना, अलग अलग जो हमारे ब्राउजर हैं को बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं। एक ही पेज पर हम बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, और जिनको हमें इधर उधर करके, जैसे मान लो इसको देख रहा हूं, फिर हमें इससे पहली वाली देखना तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो दिखने लगेगी। हमें फर्स्ट वाली देखना तो फर्स्ट वाली क्लिक कर देंगे, वो दिखने लगेगी। तो इस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए हमें वही 3 बिंदुओं पर जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे को आएंगे तो आपको हिस्ट्री लिखा दिख जाएगा। इस हिस्ट्री पे जैसे आप ऐसा बाहर चलाएंगे तो इधर आ जाएगी। तो हिस्ट्री पर हमें क्लिक कर देना है। बहुत सारी रिसेंट में जो वेबसाइट हमने ओपन की है वह आपको दिख जाएंगे, या फिर डायरेक्ट हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे तो पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी डेट वाइज। देखो दिख रहा है, ये जो मैं चला रहा हूँ डेट वाइज। इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब इसको हमें खत्म करना है, डिलीट करना है, क्योंकि हमें लग रहा है इसका गलत यूज हो सकता है, या अब हमें जरूरत नहीं है। हमारी जो मेमोरी उसको ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और मेमोरी फालतू जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, खाली कर सकते हैं। तो ये देखा डिलीट ब्राउजर डाटा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। यहां पर हमें सिलेक्ट करना ऑल टाइम है, लास्ट 24 आवर्स है, लास्ट 7 डे, लास्ट 4 वीक, इस तरह सेलेक्ट करके ऑल टाइम जो भी आप करना चाहते हैं, और नीचे डिलीट डाटा लिखा हुआ है, डिलीट डाटा पर क्लिक कर देंगे, ये पूरी हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्पेल चेकिंग और प्राइवेसी मोड। अब स्पेल चेकिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब भी हम कोई चीज टाइप करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे वैसे वर्ड लिखे दिख जाते हैं आपको, तो आप किसी एक पर क्लिक कर देते हैं और वह ओपन हो जाता है। तो ऐसे क्रोम जो ब्राउजर है, चाहे क्रोम ब्राउजर हो, कोई भी ब्राउजर हो, क्योंकि ये कॉमन फीचर है, तो जब भी आप उसको टैप करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड नीचे वर्ड लिखे आ जाते हैं। तो आपको जो सही स्पेलिंग लग रही है उस पर क्लिक करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। प्राइवेसी मोड। अब प्राइवेसी मोड मतलब बहुत सारे जो हमारे एंटीवायरस हैं, जो ऐसे वायरस हैं जिनको रोकने के लिए हमारे जो ब्राउजर हैं उसमें बहुत सारी प्राइवेसी फीचर्स होते हैं। उनका उपयोग करके हम जो बाहर से हमारी कुकीज आ रही हैं, बहुत सारे ऐड ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, उनको रोक सकते हैं। जो हम सबसे पहले ऊपर वाले को समझा देते हैं, यह ब्राउजर सुविधा गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को सही करने की क्षमता प्रदान करता है। नॉर्मली हमने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, ब्राउजर ने अपने यूजर की प्राइवेसी सफरिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब सर्चिंग को बढ़ाने के लिए इस फीचर्स को पेश किया है। यह यूजर को ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और यूजर के फॉर्म डेटा का रिकॉर्ड किए बिना वेब सर्फ करने की अनुमति देता है। इसे फॉर्म ब्राउजर में इनकॉग्निटो और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इन प्राइवेट ब्राउजिंग के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी बहुत सारी कुकीज हैं जो जिनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाहर से
जिससे हमारे डाटा पे कोई अटैक ना हो, मतलब उसको चोरी ना कर ले कोई। जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको भी कोई क्या करे, वहां से कॉपी ना कर सके। इन सबको सेव करने का, प्राइवेसी रखने का ये फीचर्स है। इसमें बहुत सारी सेटिंग है, तो वह आप यूज कर सकते हैं ना। इस पे प्राइवेसी पे सीधा आप जाएंगे, वहां पर क्लिक करके आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो अपडेट, है ना। ऑटो अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो ब्राउजर हैं उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो क्या करते हैं, सभी कॉमन ब्राउजर जो भी यूज करने वाले हैं उनको क्या करते हैं, वहीं से सीधा क्या करते हैं, अपडेट डालते हैं। जब अपडेट डालते हैं सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो उसमें एक फीचर होता है, क्या आप डायरेक्ट मतलब बिना कोई क्लिक किए बिना आपका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, या फिर उसमें ऐसा फीचर होता है जिसको हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों फीचर्स में से एक देखें तो ऑटो अपडेट होता है, जिसको हम सिलेक्ट कर देंगे तो हमें उसमें कोई भी क्लिक नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना। ऑटोमेटिक जब भी आप कनेक्ट होंगे वाईफाई से या फिर अपने जो भी इंटरनेट से, चाहे वो मोबाइल में इंटरनेट हो या फिर हमारी जो वायर वाला इंटरनेट होता है, आईपी एड्रेस वाला, वो कोई भी हो, उसमें अलग अलग फीचर रहते हैं। जिस भी आप फीचर क्लिक कर देंगे वह ऑटोमेटिक, जैसे वाईफाई वाला ज्यादा रहता है, आप मोबाइलों में देखेंगे कि वाईफाई से आप कनेक्ट होंगे तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ऑटो अपडेट मतलब अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से देखें कि हम इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा, और कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।